हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज हम 12th बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत यूजफुल है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पी ब्लॉक एलिमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं। और 12th के अंदर हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली 15 ग्रुप, ऑक्सीजन फैमिली 16 ग्रुप और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हेलोजन 17 ग्रुप और नोबल गैसेस 18 ग्रुप डिस्कस करेंगे हम इस क्लास के अंदर या इस चेन ऑफ क्लास के अंदर। और इसके अंदर आज हम नाइट्रोजन फैमिली डिस्कस कर रहे हैं। और मैंने नाइट्रोजन फैमिली आज स्टार्ट करने से पहले मैंने प्रीवियस करीब 5 क्लास आपको बेसिक क्लास एक्सप्लेन की हुई है। और बेसिक क्लास जिन स्टूडेंट ने अटेंड नहीं की है उनको ये चैप्टर समझने में प्रॉब्लम आएगी। अगर उनका पीरियोडिक प्रॉपर्टी और केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से क्लियर नहीं है तो मैं फिर बार बार कहूँगा, सबसे पहले जो पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 ये पांचों के पांचों पी ब्लॉक एलिमेंट बेसिक कंसेप्ट आप जरूर देखो, क्योंकि अब मैं ये मान के पढ़ाऊंगा कि ये सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से आते हैं। एक पर्टिकुलर फ्लो में लूंगा मैं और वो सारे कंसेप्ट हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि एक ही चीज बार बार रिपीट करने से टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, नंबर 1। और नंबर 2, अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर अभी ये क्लास अटेंड मत करो। आप पहले अपने बेसिक कंसेप्ट के जो मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब पर 1 to 5 पहले उनको देखो, फिर ही आगे बढ़ो। डायरेक्ट नाइट्रोजन फैमिली पढ़ने से नाइट्रोजन फैमिली समझ में नहीं आएगी, इनऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगी। पूरी इनऑर्गेनिक हो, चाहे वो डी ब्लॉक हो, एफ ब्लॉक हो, पी ब्लॉक हो, उसके लिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग पर आपका बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। तो इसके बारे में मैं पहले थोड़ा सा ब्रीफ आउट कर देता हूं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। इसको याद करने, इस ग्रुप को याद ऐसे कर सकते हो, नहीं पी ऐसे सब बिक जाएगा, नहीं पी ऐसे सब बिक जाएगा, ऐसे याद रह जाता है। और वैसे तो क्या है, 12th के ये 11th के स्टूडेंट को ऐसे याद कराता हूं मैं, 12th में आते आते तो याद हो जाते हैं। अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है बेटा, 2s2 2p3, और फास्फोरस का हो गया 3s2 3p3, आर्सेनिक का हो गया 4s2 4p3। लेकिन अगर सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूं तो 4s के बाद 3d आता है, तो 4s2 3d10 4p3। एंटीमनी का हो जाएगा 5s2 4d10 4p3। बिस्मुथ का हो जाएगा 6s2 4f14 5d10 6p3। अभी रिसेंटली प्रीवियस क्लास में इनर्ट पेयर इफेक्ट डिस्कस किया था, ये सारा पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लिखते हैं ns2 np3। और नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं यहाँ पर, इसमें नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इस ग्रुप के अंदर जो हैं वो है 5। तो अगर मैं डिस्कस करूं यहां पर, तो टॉप टू बॉटम की अगर बात करूं मैं, तो किसी भी ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज। तो किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो वैलेंसी शेल रिमेन सेम, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम। सब में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सेम है, 5 है। वैलेंसी शेल का मतलब आउटरमोस्ट ऑर्बिट से है, और बट नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज 1 by 1, वैलेंसी शेल इंक्रीज 1 by 1। नाइट्रोजन का वैलेंसी शेल सेकंड है, फास्फोरस का थर्ड है, आर्सेनिक का फोर्थ है, एंटीमनी का फिफ्थ है और बिस्मुथ का 6th है। और जो वैलेंसी शेल होती है पीरियडिक टेबल का वही पीरियड होता है। जैसे आर्सेनिक की वैलेंसी शेल 4th है तो 4th पीरियड का एलिमेंट हो गया, एंटीमनी का वैलेंसी शेल 5th है तो 5th पीरियड का एलिमेंट हो गया।
और लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में आ रहा है, तो इसलिए इसको हम p ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। इसको इसीलिए हम क्या बोलेंगे, p ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज टॉप टू बॉटम, और जेड इफेक्ट डिक्रीज। इफेक्टिव जेड इफेक्ट क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो होता है न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स पर। न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स पर। तो नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल पर न्यूक्लियस का जेड इफेक्ट काफी अच्छा है। न्यूक्लियस का जेड इफेक्ट नाइट्रोजन के केस में बहुत अच्छा है। तो नाइट्रोजन के जो पांचों वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है, 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है, वो अच्छे से हेल्ड किए हुए हैं नाइट्रोजन के न्यूक्लियस ने। मेरे कहने का मतलब ये कि नाइट्रोजन के न्यूक्लियस का अच्छा खासा होल्ड है उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स पर, उसको वो हिलने नहीं देता है। लेकिन ये टॉप टू बॉटम होल्ड न्यूक्लियस का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स पर कम होता जाता है। तो डेफिनेटली जब होल्ड कम होता जाएगा, फोर्स कम होता जाएगा, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज। आईई का मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकता है जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम में आ रहे हैं, यानी बिस्मिथ से इलेक्ट्रॉन, बिस्मिथ के ये इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं इजीली एज कंपेयर टू नाइट्रोजन से कंपैरिजन में। तो ये हो जाएगा टेंडेंसी टू फॉर्म केटायन इंक्रीज। केटायन बनने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, टॉप टू बॉटम इंक्रीज। और कोई भी एलिमेंट जितना इजीली केटायन फॉर्म करेगा हम बोलेंगे उसमें उतना अच्छा मेटेलिक कैरेक्टर है। तो मेटेलिक प्रॉपर्टी बोलो या मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। तो टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, या यूं बोलो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटल है, नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों नॉन मेटल है। आर्सेनिक और एंटीमनी में मेटलोइड है, यानी मेटल के कुछ कैरेक्टर हैं और कुछ नॉन मेटल्स के कैरेक्टर हैं, मेटलोइड्स हैं। और बिस्मिथ प्योर मेटल है। यहां पर ध्यान दो, मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, और साथ में अब यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब बॉन्डिंग हो जाती है तो बॉन्ड पेयर को नाइट्रोजन अपनी तरफ ज्यादा खींच सकता है क्योंकि इसका जेड इफेक्ट ज्यादा है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और वो टॉप टू बॉटम कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है कि एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम कितना जल्दी सिंगल इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव आयन बना रहा है। टेंडेंसी टू फॉर्म नेगेटिव आयन, इलेक्ट्रॉन को लेके नेगेटिव आयन बनाना। तो जो इलेक्ट्रॉन को जितना जल्दी ले लेगा हम बोलेंगे उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा है। तो जनरल ये हुआ। अब नाइट्रोजन फैमिली में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होने की वजह से इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो नेबरिंग ग्रुप से ज्यादा होती है, क्योंकि अगर नाइट्रोजन ये है 14 ग्रुप, ये है 15 ग्रुप और ये है 16 ग्रुप। 14 ग्रुप का मेंबर है कार्बन, ये है नाइट्रोजन, ये है ऑक्सीजन, यहाँ है सिलिकॉन, ये है फास्फोरस और ये सल्फर। तो नाइट्रोजन फास्फोरस, ये नाइट्रोजन वाला जो ग्रुप है वो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। देखो इसमें P3 है और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ज्यादा स्टेबल होते हैं। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ज्यादा स्टेबल होते हैं और जब वो ज्यादा स्टेबल होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल है। तो यूं देखा जाए तो इन जनरल हम क्या बोलते हैं कि लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। तो हम सोचते हैं कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ज्यादा ऑक्सीजन। अगर हम जेड इफेक्ट कंसेप्ट से चले, पीरियोडिक प्रॉपर्टी के कंसेप्ट से चले तो ये सही भी है, ठीक है। ऑक्सीजन से ज्यादा फिर ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन का और इधर क्लोरीन का, ठीक है। तो ये तो एक नॉर्मल ट्रेड हो गया, बट यहां पर ऐसा नहीं होता। यहां पर क्या हो गया, नाइट्रोजन का ज्यादा हो जाता है और इधर फास्फोरस का ज्यादा हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो इन एलिमेंट्स का नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज है हम जितनी प्रिडिक्ट करते हैं उससे ज्यादा आ जाता है। तो रीजन लिखेंगे कि 15 ग्रुप एलिमेंट में P3 होता है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल होने की वजह से नाइट्रोजन फास्फोरस और इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के जो आयोनाइजेशन एनर्जीज होती है वो उसके नेबरिंग ग्रुप
से नेबरिंग ग्रुप एलिमेंट से ज्यादा हो जाती है, यानी नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी कार्बन से भी ज्यादा है तो ऑक्सीजन से भी ज्यादा है, फास्फोरस का आयनाइजेशन एनर्जी सिलिकॉन से भी ज्यादा है तो सल्फर से भी ज्यादा है। बाकी आगे नॉर्मल ट्रेड चलते हैं। तो और फिर उसी तरह से इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि कोई भी जो एलिमेंट होता है, ठीक है, अगर वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिए हुए है तो वो अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन खोना नहीं चाहता, वो अपनी स्टेबिलिटी ब्रेक नहीं करना चाहता। तो वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि वो देखेगा कि मैं स्टेबल हूं, तो नाइट्रोजन ग्रुप के एलिमेंट स्टेबल है तो वो देखेंगे मैं क्यों इलेक्ट्रॉन देके या क्यों इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में एंटर करवाऊं। इसीलिए इस ग्रुप की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हम जितनी सोचते हैं उससे कम आती है, आयोनाइजेशन एनर्जी हम जितनी सोचते हैं उससे ज्यादा आती है। अब यहां पर दूसरा, अगर हम ये देखें कि जो नाइट्रोजन है, अब हम उनकी कोवेलेंसी की बात करें, वैलेंसीज की बात करें, तो नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और हमको मालूम है जो सेकंड पीरियड है तो ये नाइट्रोजन है। अब ये नाइट्रोजन है तो अगर अपन इस नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो है ये, तो नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल में है, ये नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल है। वैलेंसी शेल का मतलब हो गया आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये इसका वैलेंसी शेल है, ये नाइट्रोजन देख रहे हैं अपन, ठीक है। तो इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, नाइट्रोजन के पास क्या अवेलेबल नहीं है, वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल में खाली 4 ही ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल है एंड 3p ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल है एंड 3p ऑर्बिटल है। 4 ऑर्बिटल है तो ऑर्बिटल ही 4 है तो बॉन्ड 4 से ज्यादा बन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मस्ट कंडीशन तो ये है कि ऑर्बिटल होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन तो उधार भी लिया जा सकता है, आयन बनते ही है, Cl से Cl माइनस बनता ही है, O से O माइनस 2 बनता ही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो उधार लिए जा सकते हैं लेकिन ऑर्बिटल उधार नहीं लिया जा सकता, ठीक है। तो वही वाली बात है कि जो नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है वो 4 होती है, नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है। उसका रीजन ये है कि नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल में वेकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट रहते हैं। तो अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जैसे ये नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन क्या करता है, NH3 बना लेता है। तो NH3 में क्या होता है, NH3 में क्या हो गया, ये 1 लोन पेयर हो गया और 3 सिग्मा हो गया। हाइब्रिड स्टेट कितनी आ गई, इसकी 4 आ गई। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ गया, sp3 हो गया। शेप कौन सा हो गया, ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया, ठीक है। 1 लोन पेयर है, बॉन्ड एंगल कितना हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया 107 डिग्री 28 मिनट, सॉरी 107, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 8 मिनट नहीं है, सॉरी 109 डिग्री 28 मिनट नहीं है। तो यहां वही है, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन पेयर थ्योरी, VACPR थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करता है, इन बॉन्ड्स को ज्यादा रिपेल करता है, इन बॉन्ड्स को ज्यादा रिपेल करके इन बॉन्ड्स को पास में ले आता है और उसके बॉन्ड एंगल को कम कर देता है। तो NH3 में नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3 है, यानी ये जो तीनों के तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए। अब ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड में ये कोवैलेंट बॉन्ड तो ऑर्डिनरी बॉन्ड है जिसमें एक इसका ये कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। कोवैलेंट बॉन्ड ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, कोवैलेंट सिग्मा बॉन्ड बन गया, कोएक्सियल ओवरलैपिंग हुई। हाँ, अगर मान लो कोलेटरल ओवरलैपिंग होती, नमस्ते वाली कोलेटरल साइडवाइज ओवरलैपिंग होती तो पाई बॉन्ड बनता है। तो साइडवाइज ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड, तो साइडवाइज ओवरलैपिंग और शेयरिंग हुआ, साइडवाइज ओवरलैपिंग और शेयरिंग हुआ तो कोवैलेंट पाई बॉन्ड। और अगर हेड टू हेड कोएक्सियल ओवरलैपिंग हुई और शेयरिंग हुआ तो कोवैलेंट सिग्मा बॉन्ड। और अब अगर एक का लोन पेयर है और दूसरे का वेकेंट ऑर्बिटल है, फिर बॉन्डिंग हुई और कोएक्सियल ओवरलैपिंग हुई तो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट सिग्मा बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड जनरली सिग्मा टाइप के ही होते हैं क्योंकि इनमें कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है। आप देखो पाई बॉन्ड भी कोवैलेंट बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड भी कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है, पर मोड ऑफ ओवरलैपिंग डिफरेंट है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड में तो कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है, सिग्मा बॉन्ड में तो कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, और
ये वाली जो ओवरलैपिंग है, ये नमस्ते स्टाइल वाली जो ओवरलैपिंग है वो कोलेटरल ओवरलैपिंग है। तो वो कोलेटरल ओवरलैपिंग किसमें होती है? पाई बॉन्ड में। तो यहां पर क्या होता है, हमेशा ध्यान रखो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कोएक्सियल ओवरलैपिंग ही करता है, वो टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड ही है। खाली मोड में डिफरेंस क्या है कि जो शेयर पेयर है वो किसी एक ही एलिमेंट से बिलोंग करता है, और शेयर पेयर जब किसी एक ही एलिमेंट से बिलोंग करता है तब हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो, अब अगर इसने जैसे H प्लस आयन से कंबाइन किया, ठीक है, तो H प्लस आयन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1 है, ठीक है, और H प्लस का क्या हो जाएगा? H प्लस का 1s1, तो इसमें 1s वेकेंट ऑर्बिटल है, तो NH4 प्लस बन रहा है। तो NH4 प्लस जब बनेगा तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बन जाएगा? दिस इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये टेट्राहेड है, तब ये टेट्राहेड्रल, अब ये जीरो, अब तो ये टेट्राहेड्रल हो गया, क्योंकि इसमें क्या हो गया? अब ये हो गया जीरो लॉन पेयर 4 सिग्मा। मैंने क्या कहा? ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, पर है तो टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड ही है तो सिग्मा बॉन्ड ही है, तो ये टेट्राहेड्रल बन गया बेटा। अब जीरो लॉन पेयर 4 सिग्मा, अब वो यहाँ इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट, क्योंकि यहां पर तो बॉन्ड एंगल यहां से यहां है, तो बॉन्ड एंगल क्यों इंक्रीज हो गया? क्योंकि लॉन पेयर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, तो लॉन पेयर का इफेक्ट ही खत्म हो गया। लॉन पेयर का जो ज्यादा रिपल्शन था, जिसकी वजह से बॉन्ड कम पड़ गया था, बॉन्ड एंगल कम हो गया था, वो लॉन इस जो रीजन था लॉन पेयर वही नहीं है अब इसमें, ठीक है। तो बॉन्ड, तो ये बुक का ही क्वेश्चन है कि NH3 के अंदर बॉन्ड एंगल ये है और NH4 प्लस के अंदर ये है। NH3 ट्राइगोनल पिरामिडल है, ये टेट्राहेड्रल है। एक्सप्लेन करना है तो दोनों में sp3 है, या लिखोगे 1 लॉन पेयर 3 सिग्मा, तो शेप ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया, या 0 लॉन पेयर 4 सिग्मा है, शेप टेट्राहेड्रल हो गया, या लॉन पेयर है इसलिए बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से कम है। तो यहाँ NH3 में तो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 3 है, और NH4 प्लस आयन में अमोनियम आयन में NH4 प्लस में अमोनियम आयन में जो कोवेलेंसी है वो 4 है। कोवेलेंसी मतलब सीधा कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ये भी तो टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ही है, ठीक है। तो यहाँ कोवेलेंसी 4, यहाँ कोवेलेंसी 3, लेकिन अब कोवेलेंसी 5 नहीं हो सकती। आप देख लो, नाइट्रोजन में 4 ऑर्बिटल थे, चारों ऑर्बिटल बॉन्डिंग में आ गए, अब ऑर्बिटल ही नहीं है तो आगे बॉन्ड नहीं बन सकता, ठीक। तो इसलिए नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी क्या, कोवेलेंसी कितनी होती है? 4, मैक्सिमम कोवेलेंसी 4, 3 है, 3 के बाद 4, यानी जनरली नाइट्रोजन 3 शो करता है, लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनने की वजह से वो 4 में भी चला जाता है। हम कुछ और एग्जांपल देखें, जैसे नाइट्रस एसिड, इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं तो वो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। तो नाइट्रस एसिड में नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 3 है, लेकिन अगर यही HNO3 आ जाए तो एक ऑक्सीजन बढ़ गया, एक ऑक्सीजन बढ़ते ही क्या हो जाएगा? या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो HNO3 की नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 1 2 3 4 हो गई, और HNO3 के नाइट्रोजन पर लोन पेयर नहीं है। जबकि HNO2 की बात करूं मैं तो HNO2 के नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, एग्जाम्स में कैसे भी क्वेश्चन आ जाता है। इसी तरह से अगर मैं N2O3 की बात करूं, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड की बात करूं, तो इसका स्ट्रक्चर ये है। तो दोनों ही नाइट्रोजन पर लोन पेयर है और दोनों ही नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 3 है। अब अगर मैं N2O4 ले लूं, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, तो इसमें एक ऑक्सीजन दोनों में से किसी एक नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। तो N2O4 में अगर आपसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं कोवेलेंसी क्या है, तो बोलोगे देयर इज 2 नाइट्रोजन, 1 नाइट्रोजन हैव 4 कोवेलेंसी एंड अनदर नाइट्रोजन हैव 3 कोवेलेंसी। एक नाइट्रोजन की तो 4 कोवेलेंसी है और एक की 3 है।
और N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, तो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की जो कोवेलेंसी है वो हो जाएगी दोनों ही केस में 5-5। तो ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है कि N2O5 की कोवेलेंसी क्या होती है, तो हम लिखेंगे दोनों पे 5 होती है और ये स्ट्रक्चर बना देंगे। लेकिन अगर हम फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी इनकी बात करें, तो अगर मैं फास्फोरस की बात करूं तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये है। फास्फोरस का जो वैलेंसी शेल है, फास्फोरस का जो वैलेंसी शेल है वो है हमारा 3rd। तो ये n=1 है, ये n=2 और ये n=3 है। n=3 में क्या होता है, sp_d। तो फास्फोरस का जो वैलेंसी शेल है वो है 3rd वाला। 3rd वाले वैलेंसी शेल के अंदर हमारे पास वेकेंट d ऑर्बिटल अवेलेबल है। वेकेंट d ऑर्बिटल अवेलेबल होने की वजह से क्या हो जाएगा, वेकेंट d ऑर्बिटल अवेलेबल होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये अपनी कोवेलेंसी 6 तक एक्सपांड कर सकता है। कहां तक एक्सपांड कर सकता है, 6 तक। मैंने क्या कहा, कोवेलेंसी ऑर्बिटल्स पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर नहीं, क्योंकि नंबर इलेक्ट्रॉन उधार लिए जा सकते हैं, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसमें को अब आप डेफिनेटली जब मेरे इस स्टेटमेंट से कि जो कोवेलेंसी वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे तो कोवेलेंसी एक्सपांड होगी। तो यहाँ तो 9 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4, 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और 5d ऑर्बिटल, n स्क्वायर होता है ऑर्बिटल्स, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ऑर्बिटल, 2 का स्क्वायर 4, 1s और 3। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन गिवन ऑर्बिट कितना होता है, n स्क्वायर। तो इसमें 9 ऑर्बिटल है, n=3 में 9 ऑर्बिटल्स है, 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और 5d ऑर्बिटल, टोटल 9 ऑर्बिटल्स है। तो ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन आएगा मेरे पास, सर आप कह रहे हो कि कोवेलेंसी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर डिपेंड करती है, यस, और इलेक्ट्रॉन तो उधार लिए जा सकते हैं, यस। तो फिर इस हिसाब से तो या फास्फोरस की कोवेलेंसी 9 तक एक्सपांड हो जानी चाहिए। आपका क्वेश्चन अपनी जगह रीजनेबल है, वाजिब है। एक्चुअल में क्या होता है कि कोवेलेंसी जनरली 6 से ज्यादा एक्सीड नहीं होती है। आप देख लो, मैं उसका रीजन भी बता रहा हूं, आप कितने भी मॉलिक्यूल देख लो, ठीक है, तो कोवेलेंसी जनरली 6 ही रहती है, जनरली, देयर इज फ्यू एक्सेप्शन, वो अलग बात है। या मैं यूं कहूं कि किसी भी सेंट्रल एटम के चारों तरफ मैक्सिमम 6 टर्मिनल एटम्स आ सकते हैं या आते हैं, वो रीजन बता रहा हूं मैं। जैसे SF6 है तो सल्फर के चारों तरफ कितने फ्लोरीन है, कितने टर्मिनल है, फ्लोरीन टर्मिनल है, तो सल्फर के चारों तरफ कितने टर्मिनल है, 6 है। SF4 में सल्फर के चारों तरफ 4 है, SF2 में 2 है, PCl5 में 5 है, PF5 में 5 है, PCl3 में 3 है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि एक सेंटर जो एटम है, उस सेंटर एटम के चारों तरफ टर्मिनल आएगा और उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। जैसे ये मेरा पंच सेंटर है, ये मेरा पंच क्या है, सेंटर है। अब इस सेंटर से या एक स्फीयर में आके बॉन्ड बनाया, तो उस स्फीयर का अपना भी तो वॉल्यूम होगा, अपना भी तो स्फीयर है। दूसरे ने आके यहां से बना दिया, तीसरे ने आके यहां से बना दिया, तो अब क्या होगा, आप बात समझो। इसी तरह से जब ये बॉन्डिंग बना रहे हैं, तो ये स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है, तीसरा स्फीयर है। तो ये स्फीयर जब तक इसके नियरेस्ट नहीं आएंगे, इस सेंटर के, ये पंच जो है, ये मार्कर तो बॉन्ड को बता रहे हैं, और मार्कर का जो टिप है ये यहां पर ऑलरेडी स्फीयर है, एक स्फीयर, ये दूसरा स्फीयर है, तीसरा स्फीयर, ठीक है। तो जैसे ये NH3 है तो ये नाइट्रोजन है, और ये एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। तो अब क्या होगा कि सेंटर के चारों तरफ भी एक लिमिट होगी, सेंटर के चारों तरफ भी एक लिमिट होगी, उसके चारों तरफ टर्मिनल एटम्स की आने की। एक सेंटर है, जैसे मैं सेंटर हूं, एक इधर से आ गया, एक इधर से आ गया, एक इधर, मुझे घेरने मेरे को एक लिमिटेड पर्सन ही घेर सकते हैं जो मेरे से बॉन्डिंग कर सकते हैं। यूं तो है नहीं कि आप बोलो कि सर रेडियस बढ़ाते जाए तो फिर बॉन्ड ही नहीं बनेगा। बॉन्ड बनने के लिए ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, बॉन्ड बनता है तो सेंटर और टर्मिनल के बीच में ओवरलैपिंग होती है। इसका मतलब सेंटर के बहुत ज्यादा नियर टर्मिनल को आना पड़ता है,
और जब वो बहुत ज्यादा नियर टर्मिनल एटम जब सेंटर के बहुत ज्यादा नियर आएगा तो उसके स्फीयर ही नेबर टर्मिनल के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस। उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस। समझना, मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे ये देखो, जैसे ये एक 2 ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता हूं। तो क्या होता है कि कोवेलेंसी की एक सेकंड फैक्टर पे भी डिपेंड करती है, रेशियो ऑफ सेंटर और टर्मिनल एटम, वो डिस्कस कर रहा हूं। रेशियो ऑफ साइज ऑफ सेंटर और टर्मिनल एटम। सेंटर एटम और टर्मिनल एटम के रेशियो पे भी डिपेंड करती है कोवेलेंसी। ये जैसे ब्लैक वाला जो डॉट है, ये जो हमारा ब्लैक वाला डॉट है बेटा, ये ब्लैक वाला डॉट हो गया हमारा सेंटर। अब दोनों सेंटर को मैं इक्वल साइज का ले लेता हूं। अब जब दोनों सेंटर को मैंने इक्वल साइज का ले लिया तो यहां पर ये आ गए टर्मिनल, और बड़े कंफर्ट वे में टर्मिनल्स बॉन्ड बना रहे हैं इनके साथ। बड़े कंफर्ट वे में ये टर्मिनल ने इनके साथ क्या बना दिया? बॉन्डिंग कर दी। ये बॉन्डिंग हो गई, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, इसके साथ। लेकिन अब आप खुद सोचो, अगर ये टर्मिनल बड़े साइज के होते हैं, मान लो ये फ्लोरीन है, ये क्या है? फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो फ्लोरीन का साइज छोटा है तो वो ये फ्लोरीन यहाँ आया, 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 फ्लोरीन यहाँ आया। जब कोई भी फ्लोरीन, जब ये फ्लोरीन एटम आ रहे हैं तो ये एक दूसरे को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं। इनका साइज इतना छोटा है कि ये बैठ रहे हैं, तो उसके बाद भी ये वाला जो फ्लोरीन जब यहाँ बैठा तो न तो इसको प्रॉब्लम आई न इसको प्रॉब्लम आई। जब ये वाला फ्लोरीन यहाँ आकर बॉन्डिंग कर रहा है तो न तो इसको प्रॉब्लम आई न इसको प्रॉब्लम आई। होता है ना, कभी किसी बस में, किसी ट्रेन में कभी बहुत ज्यादा रश होता है तो हम कैसे लोगों को धक्का दे दे के अपने आप को एडजस्ट करते हैं, तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस है। यानी स्पेस नहीं है हमारे को बैठने के लिए, तो हम क्या बोलेंगे? बस अगर क्राउडी है तो हम बोलेंगे अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए, पर यहां से समझो आप। अब यही अगर मैं ये ऑक्टाहेड्रल बना दिया, पहले यहां ऑक्टाहेड्रल बना देता हूं। ये अब मैंने क्या किया, यहां पर एक इतने बड़े साइज का स्फीयर रख दिया, दूसरा यहां रख दिया, तो ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों तो एक दूसरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर नहीं रहे। लेकिन अब जैसे ही इतना, अब आप खुद सोचो, इतना बड़ा स्फीयर अगर मैं यहां रख रहा हूं तो इसका स्फीयर और इसका स्फीयर एक दूसरे को क्या करेगा? प्रॉब्लम देगा। ये स्फीयर इसको इधर धक्का देगा कि मुझे बैठना है तो थोड़ा इधर साइड में हो जा। लेकिन यहां पर पहले से ही एक जना बैठा हुआ है, तो ये बोलेगा मैं इधर कहां जाऊं, ये ऑलरेडी इधर बैठा हुआ है। अब यहां पर ये देखो, ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगे तो नहीं, जैसे मैंने बना दिया। तो ये मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया। यहां पर क्या आ गया? तो ये तो हो गई स्टेबल स्टेट, ये हो गई अनस्टेबल। जैसे ये भी सल्फर था सपोज, क्योंकि SF6 बनता है, तो देखो SF6 तो बनता है, ठीक है, लेकिन SBr6 नहीं बनता, Si6 नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि ब्रोमीन और आयोडीन के स्फीयर बहुत बड़े हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज बढ़ जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये छोटा और बड़ा और बड़ा और बड़ा। देखो ये कॉमन कंसेप्ट बता रहा हूं जो आपको हर फैमिली में काम आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में ऑक्सीजन फैमिली भी, तो हम बोलते हैं कि SF6 तो बनता है, इवन देन हमने SCl6 भी, यानी ये तीनों बनते ही नहीं, ये तीनों एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। क्यों? समझ गए? ये वाली सिचुएशन आ जाती है तीनों में। आयोडीन में तो भारी भरकम चीज आ गई। तो सेंटर एटम को मैंने अभी फिक्स रखा है, लेकिन यही अगर SF4 हाँ बन जाएगा, ठीक है, बनेगा, हाँ SF4 SF6 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये थोड़ी मैं मना कर रहा हूं। लेकिन अगर मान लो सल्फर के चारों तरफ 4 ही फ्लोरीन आए, बोले हम 4 है, बॉन्ड बना लो, बना लो, 2 और हो तो आ जाना, नहीं तो कोई बात नहीं, 4 पे भी मेरी कोवेलेंसी 6 तक एक्सपांड हो सकती है। सल्फर के वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि फास्फोरस के जस्ट आगे वाला एलिमेंट सल्फर ही है।
अब यहां HCl4 बन जाता है, बिल्कुल बन जाता है, लेकिन यहां पर SBr4 भी नहीं बन पा रहा और Si4 भी नहीं बन पा रहा है। तो यहां पर ऐसा इसीलिए हो रहा है इस रीजन की वजह से कि तो जो बड़े टर्मिनल्स ये रहे, जनरली हायर कोवेलेंसी, सेंटर एटम को हायर कोवेलेंसी तक नहीं ले जा पाते हैं। यानी फ्लोरीन जो है साइज छोटा है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो फ्लोरीन क्या करता है, साइज छोटा होने की वजह से और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से फ्लोरीन किसी भी सेंटर एटम को उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी तक पहुंचाने में एबल है। लेकिन अगर मैं बात करूं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या आयोडीन की बात कर लूं जिसका साइज बहुत बड़ा है, ब्रोमीन की बात कर लूं जिसका साइज बड़ा है, तो ब्रोमीन और आयोडीन जैसे बड़े साइज के जो एलिमेंट होते हैं वो किसी सेंटर एटम की कोवेलेंसी को हायर स्टेट में नहीं ले जा पाते हैं क्योंकि साइज बड़ा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी एक रोल होता है जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। कोवेलेंसी को इंक्रीज कौन से टर्मिनल एटम करेंगे, जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो और साइज छोटा हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से वो सेंटर एटम के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर पाते हैं, क्योंकि जब तक ये इलेक्ट्रॉन आगे एक्साइट नहीं होगा बॉन्डिंग में कैसे आएगा। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर टर्मिनल की बात कर रहा हूं, अभी मैंने सेंटर को नहीं पकड़ा है, फिर अब सेंटर को डिस्कस करूंगा। अगर टर्मिनल एटम का साइज छोटा है और उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो किसी सेंटर एटम, जैसे यहां ये सेंटर एटम है, उसकी कोवेलेंसी को बढ़ा देता है और उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी पे उसको पहुंचा देता है। जैसे सल्फर की मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 होती है, तो फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जो सल्फर की कोवेलेंसी को 6 तक पहुंचा पाता है। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से जब सल्फर कंबाइन करता है तो सल्फर अब 6 कोवेलेंसी तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का साइज बड़ा है। तो एक तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, फिर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली कम है, तो सल्फर के जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे फास्फोरस के ये पेयर्ड है, वो आगे डी ऑर्बिटल में एक्साइट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो सामने वाले इलेक्ट्रॉन को वो खींच पाएगा ना, बाकी कैसे खींच पाएगा। जेड इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए टर्मिनल का, मैग्नेट का मैग्नेटिक पावर ज्यादा होगा, तभी तो सामने जो बड़ी नीडल है वो जंप करके और मैग्नेट की तरफ मूव करेगी ना। तो ये वाली बात है बेटा। तो कोवेलेंसी ये ध्यान रखो, आयोडीन और ब्रोमीन तो कतई नहीं बढ़ाते हैं क्योंकि साइज बड़ा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। किसी सेंटर एटम की बात कर रहा हूं मैं। और फिर अगर वो कोवेलेंसी बढ़ती भी है तो 6 से ज्यादा इसलिए नहीं बढ़ पाती है कि एक सेंटर के चारों तरफ जब 6 एटम इस तरह से अरेंज हो गए तो 7 इसीलिए नहीं आ पाते हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है। तो जनरली जो कोवेलेंसी रहती है 6 तक ही एक्सीड होती है। जनरली किसी सेंटर एटम के चारों तरफ मैक्सिमम 6 टर्मिनल ही आते हैं, ठीक है। अब जैसे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है एक अलग चीज है, ठीक है, वो कंसेप्ट हम अभी बाद में डिस्कस कर रहे हैं ना। तो पहले ये देखो, आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे, जितने ज्यादा एक साथ पॉइंट लेते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है। पहले एक पॉइंट देखो, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं दूसरा पॉइंट ले रहा हूं। तो हम ये ध्यान रखो कि कोवेलेंसी, फ्लोरीन की केस में भी कोवेलेंसी क्या होगी, फ्लोरीन भी टर्मिनल है तो वो भी 6 तक जाता है, 6 के बाद भी फिर वापस कुल मिला के 7 आएगा। तो प्रॉब्लम इसीलिए आएगी क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस आप इस डायग्राम से समझ सकते हो। तो अब दूसरी बात करें, हम दूसरी बात ये कर रहे हैं कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अब मैं टर्मिनल, एक में क्लोरीन, एक में क्लोरीन टर्मिनल है, ये क्लोरीन टर्मिनल है, एक में ब्रोमीन टर्मिनल है, सॉरी सेंटर। अब मैं एक में तो मैं ले रहा हूं किसको, क्लोरीन को टर्मिनल,
थोड़ा सा मैं नाइट्रोजन फैमिली से अलग हट गया, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन ये कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये कॉमन कंसेप्ट है। नहीं तो आप फिर वापस बार बार कंफ्यूज होते रहोगे कि हर फैमिली के अंदर मैं बोलूंगा स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, या अभी जो कंसेप्ट बता रहा हूं। अब देखो ये हो गया मेरा क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन, ठीक है। अब ये हो गया ब्रोमीन, और ये हो जाएगा आयोडीन। तो ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, और ये आयोडीन है। तो पहले वाले में तो सेंटर कौन है? क्लोरीन है बेटा, ये ब्रोमीन है और ये आयोडीन। आयोडीन का साइज और बड़ा। तो क्या है, मैंने क्या कहा, बॉन्ड तभी बनेगा ना जब टर्मिनल एक मिनिमम डिस्टेंस पर आएगा, एक मिनिमम डिस्टेंस पे आएगा। यूं तो है नहीं कि बहुत दूर खड़े होकर भी ओवरलैपिंग हो जाएगी, क्योंकि ऑर्बिटल जब तक ओवरलैप नहीं करेंगे, और ऑर्बिटल तभी ओवरलैप करेंगे जब वो एक मिनिमम डिस्टेंस पर आए। तो अब यहां पर फर्स्ट वाले केस में तो ये क्लोरीन है बेटा, ये दिख ही रहा है, ब्रोमीन है और ये आयोडीन है, ठीक है। तो ये तो समझ जाओ, ये Cl लिखा है बेटा मैंने, क्लोरीन है। क्लोरीन का स्पेस छोटा सा है। अब देखो, अब इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ ये कि ये टर्मिनल आ रहा है, इसमें ये क्या आ रहा है, ये रेड वाला टर्मिनल है। अब टर्मिनल की साइज फिक्स कर देता हूं मैं। टर्मिनल ये है, तो टर्मिनल ये है जैसे, अब देखो टर्मिनल ये है, प्रॉब्लम आ रही है। अब यहां देखो, यहां प्रॉब्लम नहीं आ रही है, यहां प्रॉब्लम और नहीं आ रही है। तो किसके चारों तरफ, अब आप खुद ही बताओ। अब ये टर्मिनल फिक्स कर दिए मैंने, टर्मिनल फिक्स कर दिए। अब मैंने क्या किया, सेंटर बदल रहा हूं और टर्मिनल फिक्स कर दिए। सेंटर बदल रहा हूं और टर्मिनल फिक्स कर दिया। ये टर्मिनल एटम, तो ये, तो आप खुद ही देखो कहां परेशानी है। फर्स्ट वाले में या तो फिर भी ठीक है, थोड़ा बहुत कंफर्ट हो जाएगा, फिर भी दिक्कत आ रही है। सबसे ज्यादा कंफर्ट जोन कहां है? आयोडीन वाले केस में। इसका मतलब ये हुआ, इस एग्जांपल में देखो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, जबकि यहां टर्मिनल एटम्स का साइज सेम है। टर्मिनल एटम का तीनों केस में साइज सेम लिया हुआ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अलग बन गया तो उसको कंफ्यूज मत करो, ठीक है। अब आप खुद ही समझ पा रहे हो कि क्लोरीन का साइज छोटा है, तो अब इसके चारों तरफ टर्मिनल एटम कम ही आएंगे, इसके चारों तरफ टर्मिनल एटम कम ही आएंगे। और अगर यहां आयोडीन का साइज बड़ा है तो इसके चारों तरफ टर्मिनल ज्यादा आ सकते हैं, और यहां पर तो क्या, टर्मिनल के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि वही जो कोवेलेंसी है वो एक दूसरे फैक्टर पे भी डिपेंड कर रही है, दूसरे फैक्टर पे भी डिपेंड कर रही है, जिसको स्टेरिक हिंड्रेंस बोल रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ सेंटर एटम, सेंटर एटम अपॉन रेडियस ऑफ टर्मिनल एटम। अगर ये x, ये वैल्यू x आई, तो अगर x की वैल्यू ज्यादा है, ये सपोज करो x आ रहा है, तो रेडियस ऑफ सेंटर एटम अगर ज्यादा है और रेडियस ऑफ टर्मिनल एटम कम है, तो x की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो ये जो रेशियो आ रहा है, इस रेशियो पे डिपेंड करेगा। अब यहां पर ये जो x है, अब ये x की वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी, कोवेलेंसी उतनी ज्यादा बढ़ सकती है, अगर अदर फेवरेबल कंडीशन है, यानी वेकेंट ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। किसी के पास वेकेंट ऑर्बिटल भी है, इलेक्ट्रॉन भी बहुत है, फिर कोवेलेंसी क्यों नहीं बढ़ रही है? तो उसका लॉजिक था स्टेरिक हिंड्रेंस, उसका रीजन था स्टेरिक हिंड्रेंस। तो रेडियस ऑफ सेंटर एटम अपॉन रेडियस ऑफ टर्मिनल एटम, इसका जो रेशियो है, उसकी वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी, कोवेलेंसी बढ़ने के चांस उतने ज्यादा होंगे।
प्रोवाइडिंग उसके अंदर अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स और ऑर्बिटल होना जरूरी है। अब मान लो किसी के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो बॉन्डिंग कैसे करेगा? चलो छोड़ो इलेक्ट्रॉन्स को, ऑर्बिटल ही नहीं है, जैसे नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल में 1s ऑर्बिटल है और 3p ऑर्बिटल है, तो वो 4 कोवैलेंसी से ज्यादा बना ही नहीं सकता, चाहे उसके पास बॉन्डिंग के लिए एक्स्ट्रा स्पेस उसके चारों तरफ हो भी, तो भी नहीं बनेगा। तो सबसे बड़ी बात, अगर ऑर्बिटल है किसी के वैलेंसी शेल में, अगर 4 ही ऑर्बिटल है तो फिर वो 4 कोवैलेंसी से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। लेकिन अगर जैसे फास्फोरस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑर्बिटल है, तो आप बोलोगे सर ये तो फिर 9 कोवैलेंसी तक जा सकता है इलेक्ट्रॉन उधर ले लेके। इसलिए नहीं जा पाएगा क्योंकि एक पर्टिकुलर कोवैलेंसी के बाद उसके चारों तरफ जो टर्मिनल है वो उसके चारों तरफ एडजस्ट ही नहीं हो पा रहे हैं, उनको वहां बैठने के लिए जगह ही नहीं मिल रही है। तो वो जब उसके साथ प्रॉपर डायरेक्शन में आकर सेट नहीं होंगे तो बॉन्डिंग कैसे करेंगे? तो इसीलिए जनरली कोवैलेंसी 6 से ज्यादा एक्सीड नहीं करती है, और कोवैलेंसी कितनी होगी, कितनी एक्सीड करेगी, ये इस पे डिपेंड करती है रेडियस ऑफ सेंटर एटम अपॉन रेडियस ऑफ टर्मिनल एटम, इसका रेशियो। यानी x की वैल्यू हायर है तो हम बोलेंगे कोवैलेंसी हायर जा सकती है। कोवैलेंसी हायर जा सकती है अगर उस एटम में वैकेंट ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो भी 6 तक। उसके चारों तरफ टर्मिनल एटम मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, मैं ये कह रहा हूं। इसको कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं अपन, ठीक है, सॉलिड स्टेट की बात करूं तो मैं। लेकिन फिर भी है ना, जो रेडियस ऑफ सेंटर एटम और रेडियस ऑफ टर्मिनल एटम जो सबसे ज्यादा होता है, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन छोटा, क्लोरीन और बड़ा, ब्रोमीन और बड़ा, और आयोडीन और बड़ा। तो जो I अपॉन F होता है वो होता है लार्जेस्ट रेशियो नॉन मेटल्स के बीच में, अमंग टू मेटल्स, अमंग टू नॉन मेटल्स, लार्जेस्ट रेशियो अमंग टू नॉन मेटल्स। इसीलिए ये सिंगल एग्जांपल है IF7 बन जाता है, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है। तो आयोडीन, अच्छा आयोडीन के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आयोडीन के वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और आयोडीन के वैलेंसी शेल में जब 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो, और फिर आयोडीन के वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वैकेंट डी ऑर्बिटल भी हैं, तो ये मैनेज कर देता है। तो इसीलिए आप देखो IF7 होता है लेकिन ClF7 नहीं होता है, BrF7 नहीं होता है, क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन का साइज छोटा होने की वजह से उसके चारों तरफ 7 फ्लोरीन एडजस्ट ही नहीं हो पाते हैं, तो फिर बॉन्डिंग कैसे करेंगे? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। तो आपका कोवैलेंसी को लेके डाउट क्लियर हुआ? अब देखो, अब कोवैलेंसी में नंबर 1 पॉइंट, क्योंकि जब कोवैलेंसी की बात निकली है तो हम उसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पॉइंट, कोवैलेंसी कब एक्सपांड होगी? कि उसके वैलेंसी शेल में ऑर्बिटल्स के नंबर पर, उसके वैलेंसी शेल के ऑर्बिटल्स पर, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल में 4 ऑर्बिटल है, 1s और 3p ऑर्बिटल है, तो नाइट्रोजन हुआ, कार्बन हुआ, कार्बन में भी 1s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल होते हैं इसके वैलेंसी शेल में। कार्बन और नाइट्रोजन किसी भी हालत में मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 करेंगे। इवन दिन आप 11 में पढ़ चुके हो, बोरोन BF4 माइनस बनाता है, क्योंकि बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3, सॉरी 1s2 2s2 2p1, ठीक है। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p1। तो बोरोन के वैलेंसी शेल में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो 3 है। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है बेटा 1s2 2s2 2p1, यानी सेकंड वैलेंसी शेल है। लेकिन बोरोन के वैलेंसी शेल में है तो 4 ऑर्बिटल है ना, 1s ऑर्बिटल,
3p ऑर्बिटल। तो बोरॉन के पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो 3 है, ध्यान रखो, लेकिन फिर भी वो अपनी कोवैलेंसी 4 तक एक्सपांड कर जाता है, बोरॉन Bf4 माइनस बनता है। तो कोवैलेंसी आपसे कोई पूछे कि कोवैलेंसी किस पे डिपेंड करती है, तो नंबर 1 पॉइंट बोलोगे आप उसके वैलेंसी शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर। नंबर 2 बोलोगे रेडियस ऑफ सेंटर एटम अपॉन रेडियस ऑफ टर्मिनल एटम के रेशियो पर। ये रेशियो जितना बढ़ता जाएगा तो कोवैलेंसी बढ़ने के चांस हैं, अगर उसके वैलेंसी शेल में वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रॉन तो उधार ले लेगा। ठीक है, आयन बन जाते हैं नेगेटिव आयन। ठीक है, 2 बात। तीसरी बात आपसे पूछेगा कि भाई क्यों कोवैलेंसी जनरली 6 से ज्यादा मतलब एक सेंटर के चारों तरफ 6 टर्मिनल से ज्यादा क्यों नहीं आ पाते हैं। तो आप लिखोगे 6 टर्मिनल आने के बाद 7th को जनरली आने में 6 के बाद एक्स्ट्रा टर्मिनल 7, 8 आने के लिए उन एटम्स को प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता है कि वो सेंटर एटम के पास पहुंच जाएं और उसे ओवरलैपिंग करें स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, क्योंकि 6 ने उसको इतना घेर लिया कि 7वें को सेंटर तक पहुंचने के लिए जगह ही नहीं मिल रही है। मैं ये कह रहा हूं। तो आप बोलोगे सर आयोडीन में हो गया, तो इसीलिए हो गया कि आयोडीन एक सिंगल एक्सेप्शन है, क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, फ्लोरीन का छोटा है। तो आयोडीन अपने चारों तरफ 7वें फ्लोरीन को भी जगह दे ही देता है, लेकिन 8वें को तो ये भी नहीं दे पाता है। तो IF7 होता है, ClF7 नहीं होता है, BrF7 नहीं होता है, ClF3 ही होता है, आपको मालूम है, BrF3 होता है, BrF5 भी होता है। तो देखो अब अगर मैं बात करूं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो किसकी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन के वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ब्रोमीन के वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आयोडीन के वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सब में वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं। यानी अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो ये रहा क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन, ऐसा ही ब्रोमीन है, खाली n=4 आ जाएगा, ऐसा ही आयोडीन है, n=5 आ जाएगा। यानी क्लोरीन का हो गया 3s2 3p5 3d0, ब्रोमीन का हो गया 4s2 4p5 4d0, आयोडीन का हो जाएगा 5s2 5p5 5d0। तो अब क्वेश्चन ये आ गया कि क्लोरीन का 3s2 3p5 है, वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सबकी कोवैलेंसी बढ़ सकती है, बढ़ सकती है, लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में क्लोरीन की कोवैलेंसी 3 के बाद नहीं बढ़ती है जनरली, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ClF3। यानी मैं सीधा बोलूं क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन किसकी कोवैलेंसी जल्दी बढ़ेगी, आयोडीन की जल्दी बढ़ेगी। रीजन 2, एक तो आयोडीन का साइज बड़ा है तो अपने चारों तरफ ज्यादा सेंटर एटम, ज्यादा टर्मिनल एटम को अरेंज कर पाएगा, एडजस्ट करके उनके साथ बॉन्डिंग बनाएगा। फिर आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, यानी आयोडीन का जो न्यूक्लियस है उसका उसके वैलेंसी शेल पर इफेक्ट कम है, तो उसके इलेक्ट्रॉन जल्दी एक्साइट हो जाएंगे, उसके इलेक्ट्रॉन जल्दी केमिकल रिएक्शन में एंटर करेंगे, तो वो बॉन्डिंग में आ जाएंगे। तो एक साथ बहुत सारे कंसेप्ट चलते हैं इनऑर्डिक में। अगर इनऑर्डिक के कंसेप्ट आपके क्लियर हैं और आप उनको कनेक्शन एक दूसरे को दे सकते हो, तो इनऑर्डिक रटने की कम, समझने की ज्यादा। ठीक, लेकिन अब स्टूडेंट इन बेसिक चीजों पे ध्यान देता ही नहीं है, रटता चलेगा तो फिर वो कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसका एक ड्रीम बन के रह जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि आपका ड्रीम ट्रू हो, तो इस वजह से मैं आपके साथ हार्ड वर्क कर रहा हूं, लेकिन मेरे हार्ड वर्क करने के साथ साथ आपको भी मैं जितने एफर्ट डाल रहा हूं उससे 3 गुना ज्यादा एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे, क्योंकि आप ये सब चीजें फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, तो आपको पूरा ताकत लगा के पढ़नी पड़ेगा। अब मैं एक और, जब बात चालू हुई है तो दूर तक ले जाते हैं। अब देखो, अब मैंने आगे देखना, एक कोवैलेंसी का लास्ट पॉइंट और है, जब पूरा हो ही गया है तो पूरा ही कंसेप्ट कवर कर देता हूं मैं। तो अब देखो, जैसे ये हो गया मेरा फास्फोरस, ठीक है, मैं वापस आ गया नाइट्रोजन फैमिली पे, लेकिन उसमें कोवैलेंसी का एक और कंसेप्ट है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। तो यहां पर क्या है,
ध्यान देना, फास्फोरस, अब आपको मालूम पड़ गया कि फास्फोरस के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो फास्फोरस PF3 बनाएगा, हाँ बनाएगा। फ्लोरीन छोटा है, मैं फ्लोरीन ही लूंगा। PF3 को F2 से रिएक्ट कराया, PF5 बनाएगा, हाँ बनाएगा। ये इलेक्ट्रॉन आगे एक्साइड होकर आ जाएगा, लेकिन यहां पर ये फ्लोराइड से रिएक्ट करके PF6 भी बना लेता है, बिल्कुल बना लेगा PF6, यानी फास्फोरस का कोवेलेंसी 6 तक एक्सपांड हो सकता है अगर फ्लोरीन है तो। अगर PF6 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो मैंने आपको बता रखा है कि फास्फोरस में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, लेकिन एक नेगेटिव का बढ़ गया, ले लिया इलेक्ट्रॉन, फ्लोराइड ले लिया उधार, इलेक्ट्रॉन माइनस है। तो फास्फोरस में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? यहां तो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 5 है, 5 माइनस टोटल बॉन्ड 5 डिवाइड बाय 2, तो यहां तो आ गया 0 लॉन पेयर 5 सिग्मा 5 हाइब्रिड स्टेट sp3d, और यहां हो गया 6 माइनस 6 6 माइनस 6, ये रहा 6 कहां से आया? -1 है, एक इलेक्ट्रॉन उधार लिया हुआ है इसने, ठीक। तो 0 लॉन पेयर 6 सिग्मा 6hs sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। लेकिन अब मैं बोलूं और आगे जाएगा तो नहीं जाएगा, PF7 नहीं बनेगा, मैंने अभी बता दिया, वो केवल एक अकेला आयोडीन बनाएगा। लेकिन अगर मैं इधर फ्लोरीन की जगह ब्रोमीन ले लूं, PBr3 बनेगा, हाँ बनेगा। फिर और B2 से रिएक्शन कराया, PBr5 बनेगा, नहीं बनता बेटा, साइज बड़ा है, बनता है, बनते ही वापस संभल नहीं पाता है, क्योंकि ब्रोमीन फास्फोरस जैसे 5 ब्रोमीन को अपने चारों तरफ एडजस्ट करता है तो परेशान हो जाता है, संभाल ही नहीं पाता है, इतने हेवी, साइज बड़ा, दूर दूर, बॉन्डिंग वीक, वापस टूट के किस में कन्वर्ट हो जाता है? इसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो ये अनस्टेबल है। तो फिर ये तो फिर सोचना ही बेकार है बेटा, ये तो सोचना ही बेकार है, ये तो बनेगा ही नहीं। आयोडीन में Pi3 भी अनस्टेबल ही होता है, लेकिन Pi3 फिर भी बन जाता है, Pi5 तो बनेगा ही नहीं। फास्फोरस पेंटा आयोडाइड तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि आयोडीन का साइज इतना बड़ा है, फास्फोरस हाथ जोड़ लेता है, इतने मोटे लोगों को मैं नहीं संभाल पाऊंगा, इतने बड़े बड़े स्फीयर्स को मैं नहीं संभाल पाऊंगा, इतने बड़े बड़े स्फीयर के साथ बॉन्डिंग करके, और इतने 5 आयोडाइड को कैसे लेके आगे बढ़ूंगा मैं? 3 को ही दिक्कत आ रही है, Pi3 अनस्टेबल होता है। हमेशा बड़े साइज के आयोडीन के जितने भी मॉलिक्यूल है, जहां आयोडीन टर्मिनल है, जहां आयोडीन टर्मिनल है, अनस्टेबल है। Pi3 अनस्टेबल, Si2 अनस्टेबल, Hi अनस्टेबल, जल्दी डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। फिर भी ठीक है, Hi थोड़ा स्टेबल है, लेकिन HF, HCl, HBr के कंपैरिजन में, क्योंकि जितना बड़े साइज का हैवी नॉन मेटल होगा, ठीक है ना, उसको संभालना सेंटर के लिए थोड़ा मुश्किल ही है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है, साइज बड़ा होने की वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाती है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका कि फास्फोरस की कोवेलेंसी मैक्सिमम 6 तक जा सकती है। अब हम अगर आगे बात करें, अब बड़ा आश्चर्य होगा आपको, मैं बोल रहा हूं PF3 बनेगा, यस बनेगा, PF5 बनेगा, यस बनेगा, ये लो PF6 माइनस, ये भी बन रहा है, PS3 बनेगा, यस बनेगा, PH5 नहीं बन रहा है। आप अपने माथे पे हाथ रख के बैठ गए कि सर तो बोल रहे थे
कि टर्मिनल का साइज छोटा होता है तो वो कोवेलेंसी एक्सपांड कर जाएगा। PF5 तो बना दिया, अब सर बोल रहे हैं PH5 नहीं बनेगा। लॉजिक है हमारे पास, परेशान मत हो। देखो मैंने आपको ये कहा, मेरे स्टेटमेंट्स को रिव्यू करो। वैसे भी वीडियो भी बन ही रहा है, देख करो 2-3 मिनट, वापस सुनो। मैंने क्या कहा, साइज के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी मायने रखती है। अगर टर्मिनल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है सेंटर से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एलिमेंट, TE का मतलब टर्मिनल एलिमेंट, electronegativity of terminal element is less than electronegativity of center element. TE का मतलब terminal element, CE का मतलब center element। तो अगर टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो कोवेलेंसी नहीं बढ़ पाती है। फिर उस केस में क्या होता है बेटा, उस केस में केवल ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग कर लेते हैं। क्योंकि अब जैसे फास्फोरस है, आया एक हाइड्रोजन, फास्फोरस को बोल रहा है बॉन्ड बनाएगा, फास्फोरस बोलेगा क्यों नहीं बनाऊंगा यार, बना दूंगा। ये फास्फोरस ने एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिया, ये रेड वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का हो गया, ये एक बॉन्ड बन गया। दूसरा हाइड्रोजन आया, बनाएगा बॉन्ड, हाँ बनाऊंगा। यानी हाइड्रोजन को बड़ा खुशी खुशी, हैप्पी फास्फोरस कह रहा है हाँ तेरे साथ बॉन्ड बनाऊंगा। एक और आया, बनाएगा, हाँ बनाऊंगा। बन गया PH3, बन गया PH3। अब इस PH3 के फास्फोरस पर अगला हाइड्रोजन आया और ये हाइड्रोजन इस फास्फोरस को बोल रहा है मेरे से बॉन्ड मना कर दे। क्यों मना कर देगा, ये तो जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं बेटा। ऐसा क्यों नहीं होगा, अगर लॉजिकली बात करूं तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा नहीं है कि ये इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके यहां ले आए और 2 हाइड्रोजन कंबाइन कर दे। यानी ये हाइड्रोजन इस फास्फोरस को, ये जो हाइड्रोजन है वो इस फास्फोरस के इस पेड इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं कर पाता, एबिलिटी नहीं है, इसमें ताकत नहीं है तो सेंटर नहीं काटेगा। आप में पावर होनी चाहिए, आप में पावर होगी तो सामने वाले से आप कोई चीज निकलवा सकते हो, सामने वाले के साथ बॉन्डिंग बना सकते हो, सामने वाले के साथ लंबा आगे चल सकते हो। 2 पार्टनर तभी आगे चल सकते हैं जब दोनों इक्वली एबल हो। या किसी कंपनी के अंदर आप तब तक सस्टेन करोगे जब तक आप में ताकत है। कंपनी कितनी भी ताकतवर है उससे कोई मतलब नहीं, आप में पावर है तो आप उसको बेनिफिट दे रहे हो, वो आपको साथ में रखेगी। तो यहां आप में ताकत होनी चाहिए। तो उसी तरह से हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है तो वो फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन को खींच के ऊपर एक्साइट करके आगे नहीं ला पाती है। तो हमेशा ध्यान रखो, जो हाइड्रोजन है या जब भी टर्मिनल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा तो केवल जो अवेलेबल अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ ही बॉन्डिंग होगी। ये जो पेड इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर के फॉर्म में ही रहेगा, वो बोलेगा मैं वैसे फुल्ली फील्ड है, मुझे जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब यही फ्लोरीन आया, ये फ्लोरीन आया बॉन्ड बनाया, ये फ्लोरीन आया बॉन्ड बनाया, ये फ्लोरीन आया बॉन्ड बनाया, बन गया PF3, बन गया PF3। आया दूसरे F2, फ्लोरीन ने बोला बॉन्ड बना रहा हूं तेरे साथ, फॉस्फोरस बना दिया, मना करेगा क्या? ठीक है, आपके जेब में 500 की नोट पड़ी, कोई रेसलर आया पावरफुल है, काफी चलती है उसकी, आपके जेब में 500 रुपए पड़े हैं, वो निकाल रहा है तो आप क्या बोलोगे, तेरे लिए तो लेके आया था। और यही कोई वीक पर्सन आपको मालूम है कि ये इससे तो मैं लड़ लूंगा, तो उसी समय उसका हाथ पकड़ लेते हो,
ठीक है, तो यही वाली बात है, ये फ्लोरीन से नहीं लड़ पाता। फ्लोरीन F2 आया और PF5 बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ एक्साइट करके ले आएगा। ये आ जा भाई, तो यहाँ पर ठीक, ये यहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन, बन गया एक बॉन्ड इसके साथ फ्लोरीन का, और बन गया एक बॉन्ड इसके साथ फ्लोरीन का, बन गया PF5। तो टर्मिनल, तो ये हमेशा ध्यान रखो। अब यही बात अगर हम करें सल्फर की, तो सल्फर में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सल्फर में जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर मैं सल्फर की बात करूं तो सल्फर के अंदर वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अब ये मत समझो कि सर नाइट्रोजन फैमिली से तो कहीं दूसरी जगह चले गए। नहीं, हम पी ब्लॉक 12 में ही चल रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन है। PH3 एग्जिस्ट करता है, PH5 नहीं करता है। ClF7 एग्जिस्ट नहीं करता है, BrF7 एग्जिस्ट नहीं करता है, हैलोजन फैमिली में आ जाएगा। आयोडीन का जो कोवेलेंसी है वो सबसे हाईएस्ट है। आयोडीन अपनी कोवेलेंसी को 7 तक पहुंचा पाता है, क्लोरीन ब्रोमीन नहीं पहुंचा पाते हैं, जबकि उनके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है। बताओ क्यों? तो ये सब चीजें आंसर हमको देने हैं ना बेटा। तो ये हो जाएगा कि उसके बाद मैं डायरेक्ट बोल दूंगा कि देखो इसकी कोवेलेंसी नहीं बढ़ेगी, हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो सल्फर की बात करें तो सल्फर में क्या है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब सल्फर के साथ सल्फर में देखो वापस वही हो जाएगा, SF2 बन गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन SF2 से फिर F2 ने रिएक्ट किया, SF4 बन गया, यानी ये इलेक्ट्रॉन इधर एक्साइड होके आ गया। SF4 में क्या हुआ? SF4 बनने से पहले ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, ठीक है। फिर एक और F2 आया, इस F2 को देखकर, ध्यान दो, इस F2 को देखकर ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आ गया। हो गया 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो बन जाओ SF6। सल्फर क्यों पंगा लेगा फ्लोरीन से? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है फ्लोरीन की। चलो वापस आ जाते हैं। हाइड्रोजन H2S को मैं जस्ट वैसे ऐसे लिखते नहीं है, आपको अजीब लगेगा, H2S ही लिखते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए SH2, जैसे SF2 तो SH2 हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये मैंने इसको ऐसे लिख दिया। आया H2, SH4 बनेगा? नहीं बनेगा। यानी H2S तो होता है लेकिन H4S नहीं होता है, यहां SH4 नहीं होता है। वही वाली बात जो मैंने आपको बताई। आया एक हाइड्रोजन, बॉन्ड बना रहा है, यस, क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि इसकी गरज है, इसको अपने दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर करने हैं, तो वीक के साथ भी हाथ मिला देगा। दूसरा हाइड्रोजन आया ये हाइड्रोजन, और सल्फर को बोल रहा है बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन बोलता है क्यों नहीं बनाऊंगा? हाइड्रोजन गलत फहमी में कि मेरे से पावरफुल एलिमेंट मेरे से बॉन्डिंग कर रहा है, उसको मालूम नहीं है कि इसको ये दोनों ऑर्बिटल ओवरले करके इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, क्योंकि इसका पर्पस सोल्व हो रहा था सल्फर का पर्पस सोल्व। ओके, इन दोनों हाइड्रोजन को देख के एक नया हाइड्रोजन आया और इसको बोले बॉन्ड बनाएगा, नहीं बनाऊंगा। क्या करेगा? बेचारे दोनों कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को यहां एक्साइट कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं है। तो टर्मिनल एटम का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो भी कोवेलेंसी सेंटर एटम की नहीं बढ़ पाती है। तो मेरे हिसाब से इस वाले कंसेप्ट से आपको एक बात क्लियर हो गई कि कोवेलेंसी बेसिकली किस पे डिपेंड कर रही है। सम अप कर दूं, नंबर 1 कोवेलेंसी डिपेंड करेगी, नंबर 1 सुन लो अच्छे से, रजिस्टर में नोट कर लो, वैलेंसी शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर, वैलेंसी शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर, नंबर 1। नंबर 2 रेशियो, कौन सा रेशियो? साइज ऑफ टर्मिनल एटम या रेडियस ऑफ टर्मिनल एटम अपॉन रेडियस ऑफ सेंटर एटम। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, मैं लिख ही देता हूं। कोवेलेंसी किस पे डिपेंड करेगी? ठीक है, नंबर ऑफ orbitals present in
वैलेंसी शेल लिख ही देते हैं, ठीक है। नंबर 2, रेडियस और साइज ऑफ टर्मिनल एलिमेंट अपॉन सेंटर एटम अपॉन रेडियस ऑफ टर्मिनल एटम, इस रेशियो पे डिपेंड करेगी। यानी x की वैल्यू जितनी ज्यादा, जिसको मैं x बोल रहा हूं, x की वैल्यू ज्यादा है मतलब सेंटर एटम का साइज बड़ा है, टर्मिनल का छोटा है। यानी ये जो x है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोवैलेंसी बोलते हैं अपन को। लेकिन फर्स्ट ये है तो सेकंड पॉइंट है। और थर्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एलिमेंट शुड बी हाई देन सेंटर एटम। ये तीनों मिलकर एक एलिमेंट की कोवैलेंसी को डिसाइड करते हैं। तो मैं अब ये वाली क्लास को यहीं रोकता हूं, क्योंकि अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में नाइट्रोजन फैमिली को कंटिन्यूस करेंगे। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।